पीछे भी बहुत सारे उपचुनाव हुए हैं, उनको देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में उपचुनाव की इस बात का इंडिकेशन होता है कि सरकार कैसे काम कर रही है? कि जहाँ भी कहीं उपचुनाव होगा तो विपक्ष की भाषा ये होगी, सत्तारूढ़ दल की भाषा। 52,000 वोट आदमपुर में लेता है तो कुलदीप को इस बात की चिंता होनी चाहिए कि उसके गढ़ में वो कह रहे थे 35,000 से कम जीता तो मैं इसको जीत ही नहीं मानूंगा। हाँ, हालांकि जीतने के बाद उन्होंने कहा कि 16,000 से जीता है और इस देश में बहुत बड़ी जीत है। यानी वो तो कुछ भी कह सकते हैं। एक जाति विशेष पर हमला कर दिया, हमला किया। हाँ। और वो भी उस आदमी पर हमला हो रहा है जो खुद हमले करने के लिए जाना जाता है। इससे बहुत फर्क पड़ता है। अब वो कैसे हारेगा तो आप अपनी सारी ऊर्जा उसको हराने पर लगा देंगे। भाजपा ने इस पूरी लड़ाई को ऐसा बना दिया कि कुलदीप फैमिली वर्सेस हुड्डा फैमिली। और जितनी मेहनत हुड्डा साहब ने की है वहाँ क्षेत्र में जाके, और दीपेंद्र ने की है दिन रात, तो उससे अब आप हारे हो तो उसका श्रेय भी आपको ही लेना पड़ेगा। तो अब 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए उन लोगों के चुनाव में खर्च हुए हैं जिनके 3-4 हजार वोट आए हैं। बताइए। हाँ, तो ये तो जिन लोगों ने 52,000 वोट लिए हैं या जो लोग विनिंग कैंडिडेट हैं उनके कितना पैसा खर्च हुआ होगा, आप सोच के देखिए। आप ये मत मानना कि ए बी को गाली दे रहा है तो उसका कोई शत्रु है ना। वो शाम को कहते हैं वो गाली ज्यादा तो नहीं होगी थी, अच्छा, और बी वाला कहता है दे ले यार, तेरी मर्जी की बात है। नमस्कार दोस्तों, आदमपुर का चुनावी नतीजा आ चुका है। मैंने जो अपनी बात रखनी थी वो कल के 8 PM में रख दी है, और आज जो बातचीत का सिलसिला है वो पॉलिटिक्स ऑफ चौधर के लेखक डॉक्टर सतीश त्यागी जी के साथ बढ़ाएंगे। वैसे हमारी बातचीत हफ्ते में एक बार तो यूं हो ही जाती है, लेकिन कैमरे के सामने कभी कभार जब बहुत बड़ी पॉलिटिकल घटनाएं होती हैं या बदलाव होता है तब हम त्यागी जी की एक्सपर्ट कमेंट लेते हैं। सबसे पहले तो त्यागी जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो अब तो रेणुका जी ने भी कह दिया है कि अगले 50 साल भव्य बिश्नोई आदमपुर की सेवा करने वाले हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी इसी पे लेना चाहूंगा मैं आपकी। देखिए, माँ है रेणुका, कि माँ की कामना, उसकी चाहत। 50 साल थोड़े बोले उन्होंने। अगर वो ये भी कहते कि वो कहते हैं ना, हमारे जन्मदिन पे बधाई देते हैं कि तुम जियो हजारों साल और दिन के साल के दिन हो 50,000। तो अगर उसकी गणना करें तो वो जाके मेरे ख्याल से सृष्टि के कौन से हिस्से में जाके बैठेगी। तो एक माँ की चाहत है कि ऐसा हो। लेकिन माँ विधायक रही हैं, राजनीतिक परिवार से हैं। उनकी चाहत में अगर कहीं लोकतंत्र थोड़ा सा शामिल हो जाता जी, अच्छा होता। मतलब 50 साल वो इसको उपलब्धि मानती है कि उनके परिवार का शासन रहा है, राज रहा है, उनका गढ़ रहा है, और 50 साल अभी और वो इसको मुक्त करने की मूड में नहीं देखती है। अभी आदमपुर की जनता को सोचना चाहिए कि आज की डेट में वहाँ करीब 1,40,000 वोटर हैं। तो बाकी जो लोग वहाँ रह रहे हैं, जो प्रजा है एक्चुअल में इन गढ़ों में, क्या वो कभी उसको ये अवसर मिलेगा? और दूसरी बड़ी बात कि वो अवसर क्या एक जाति विशेष से आएगा जो और कमजोर वर्गों की जातियां हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, क्या वो कभी ये स्वप्न देख सकते हैं कि वो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो एक माँ की दृष्टि से तो उनकी चाहत ठीक है, वो अच्छी लगती है, लेकिन बहुत ही गैर लोकतांत्रिक और बड़ा अजीब सा है वो। उनकी पढ़ाई लिखाई पे उनकी सोच को सवाल उठता है। अच्छा सर, ये जो उपचुनाव हैं, चाहे किसी भी सरकार में रहे हों, हर उपचुनाव में विपक्ष ये कह के वोट मांगता है कि उपचुनाव में हार का मतलब होता है सरकार की हार और सरकार से लोग खुश नहीं हैं। विपक्ष पक्ष के लोग ये कह के वोट मांगते हैं कि उपचुनाव में जीत का मतलब है कि हमारे कामों पे मोहर लगा दी है। तो इसमें 3 उपचुनाव हुए हैं। बड़ौदा में जो कांग्रेस थी पहले वो कांग्रेसी बन गया, एलनाबाद में अभय चौटाला थे, अभय चौटाला बन गया, लेकिन आदमपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पे कांग्रेस का विधायक था और अब भाजपा का बन गया। तो उसके बाद कुलदीप बिश्नोई तो लगातार पहले भी कह रहे थे, अब भी कह रहे हैं कि हम तीसरी प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर जी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। अब मनोहर लाल खट्टर जी ने भी कल कह दिया कि हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। तो पीछे भी बहुत सारे उपचुनाव हुए हैं, उनको देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में उपचुनाव की इस बात का इंडिकेशन होता है कि सरकार कैसे काम कर रही है? धर्मेंद्र जी, राजनीतिक दलों के नेता क्या कहते हैं उस पर आप और हमें नहीं जाना चाहिए। एक भाषा हमने
सृजित कर ली है हमारे देश की राजनीति में कि जहाँ भी कहीं उपचुनाव होगा तो विपक्षी की भाषा ये होगी, सत्तारूढ़ दल की भाषा ये और होगी। हार के बाद ये होगी, और जीत के बाद हार के बाद क्या होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हार के बाद की ये है कि लोकतंत्र है और जनता ने जो फैसला दिया वो हमें कबूल है, और जो जीतने वाला पक्ष है उसकी भाषा कुछ और होती है। इतनी रटी रटाई चीजें ये हो गई हैं कि इनसे बोरियत होती है इन सारी चीजों से। पिछली बार जीते थे कुलदीप बिश्नोई, तो वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे। आप उनके बेटे को मान लीजिए, मैं तो उन्हें मानता हूँ एक तरीके से, वही इस बार दूसरी पार्टी से लड़े हैं। तो पहली बार उनको शायद 63,000 के आसपास वोट मिले थे, इस बार 67,000 के आसपास वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि पिछले चुनाव में ये रही थी कि एक नेत्री यहाँ से चुनाव लड़ी थी और सत्ता थी भाजपा के हाथ में, तो 32-33 हज़ार वोट शायद उनको मिल गए थे, जो भाजपा के किसी भी कैंडिडेट को अतीत में मिले वोटों से बहुत ज्यादा थे। इससे एक बात तो साफ है कि जो पिछले चुनाव में वोट मिले थे भाजपा प्रत्याशी को, उस नेत्री को, वो उसके अपने वोट भी थे, किसी भी वजह से रहे हों, और सत्तारूढ़ दल का अपना जो एक प्रभाव होता है उसकी वजह से हो सकते हैं। लेकिन कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में जो समर्थन मिला था, आज उनके बेटे को लगभग उतना ही समर्थन मिला है। जी जी, है ना। अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी के वोट भी जुड़ जाते, उसमें जोड़ दें, पहले 63,000 मिले, अब 67,000 वोट मिले, कोई लंबा चौड़ा फर्क तो है नहीं। लेकिन इस 67,000 में अगर उस नेत्री के जो पिछली वाली थी उनके वोट और जुड़ जाते तो ये आंकड़ा 1 लाख से ऊपर पहुंच जाता। बिल्कुल। और शायद उसी विश्वास में और भरोसे में कुलदीप जो है वो घोषणाएं कर रहे थे कि हमारी जीत का जो मार्जिन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। 30, वो कह रहे थे 35,000 से कम जीतता तो मैं इसको जीत ही नहीं मानूंगा। हाँ। हालांकि जीतने के बाद उन्होंने कहा कि 16,000 से जीता है और इस देश में बहुत बड़ी जीत है। यानी वो तो कुछ भी कह सकते हैं, और जनता भी इन बातों को सीरियसली नहीं लेती। और ये भी एक बड़ी संकट का विषय है कि साख नेताओं की इतनी खराब हो गई है कि लोग कहते हैं कि यार ये तो होता रहता है, बोलते हैं इस तरह की भाषा को। लेकिन अब ठीक है, गणित के हिसाब से तो भव्य बिश्नोई जीते हैं और कमल खिला है, लेकिन कांग्रेस का जो कैंडिडेट है उसको तो काफी वोट मिला, 52-53 हज़ार वोट मिला, काफी मिला। और वो भी तब जब वो बहुत 2009 के बाद अब चुनाव में आए हैं। तो अब देखिए कि कुलदीप बिश्नोई के जो तेवर चुनाव में थे वो एक तरीके से याचना के थे, भीख सी मांग रहे थे वो, कि गढ़ है बचा लो। कहते तो आदमपुर का जनता का गढ़ कहते थे, लेकिन वो असल में जनता का तो क्या गढ़ है, वो अपने ही गढ़ की बात कर रहे थे। मेरे पूज्य पिताजी ने बहुत काम किया और कुछ मुझसे गलतियां हुई होंगी, हैं, मैं बीमार था इसलिए मैं आ नहीं पाया, मैं सुख दुख में जा नहीं पाया, मुझे माफ कर दूं मैं। और वो एक इमोशनल अपील वो कर रहे थे जनता से, और जो उनका ऑडियंस है उसमें वो मैसेज जा भी रहा था। हाँ भाई, फंसे पड़े हैं। हाँ है? तो मैं उसको कोई बहुत नैतिक जीत के रूप में उनकी नहीं देख रहा। और कांग्रेस कैंडिडेट के बारे में ये था कि वो बाहर के प्रत्याशी हैं। नहीं, उनका तो बयान भी वायरल, बागड़ी और गादड़ी वाला जो चल रहा था। और विपक्ष जो है, जो जयप्रकाश का विपक्ष था, वो उनको इस रूप में प्रस्तुत कर रहा था कि जैसे कोई दबंग आदमी हो, गुंडा आदमी हो, है, ग्रीन ब्रिगेड की जो छवि थी, और इस तरह के प्रचार किए गए कि वो बेईमान भी है क्योंकि उसने पिछले चुनाव में जो लोगों का भुगतान नहीं किया था, किसी हलवाई का भुगतान नहीं किया, ट्रांसपोर्ट वालों टेंट वाले का नहीं किया, और नकली नोट दे दिए। तो अगर एक उनके हिसाब से अगर कोई ऐसा तथाकथित नकली आदमी, बेईमान आदमी, बाहर का आदमी, एक गुंडा आदमी 52,000 वोट आदमपुर में लेता है, तो कुलदीप को इस बात की चिंता होनी चाहिए कि उसके गढ़ में इस तरह के लोगों की संख्या कितनी विशाल हो गई है, और ये लगातार अगर बढ़ती रही है तो 2 साल बाद चुनाव है। अच्छा, और इसमें धर्मेंद्र जी एक मैं बताऊं कि लोगों को थोड़ा ये रहता है कि उपचुनाव में 2 साल बाद नया चुनाव हो जाएगा, 2 साल की सरकार है, कुछ काम धंधे बन जाएंगे, तो थोड़ा बहुत अगर डेवलपमेंट होगा तो वो हो जाएगा। वर्षों से साथ लगे हुए हैं, कुछ फायदा निकलवा लेंगे। हाँ, क्योंकि जनता तो समझदार है, वो अपने ढंग से सोचती है, तो ये सारी स्थिति रही है। अच्छा सर, 2-3 सवाल मतलब हमेशा से ही हम करते भी हैं चर्चा उनकी। एक तो ये है कि अगर स्थानीय का मुद्दा कोई वहां पे था, देखो ये सच्चाई की बात है कि ना तो वहाँ कुलदीप रहता, ना उनका बेटा रहता। ये भी सच्चाई है कि जेपी भी वहां नहीं रहता, लेकिन कुरुडाराम नंबरदार तो गांव में ही रहता है बेचारा, और सारी उम्र वहीं गुजार दी उसने। सतेंद्र भी वहीं के गांव का लड़का है।
और इन दोनों को लोगों ने वोट नहीं दिए कि हम तुम्हें नहीं देंगे भाई। तो यानी कि स्थानीय और बाहरी जो मुद्दा एक चुनाव में उठता है वो हरियाणा में उसकी कोई मेरे ख्याल से क्रेडिबिलिटी नहीं है। क्या वैसे तो पूरे देश में नहीं है। कोई भी कहीं से जाके चुनाव लड़ लेता है। स्मृति ईरानी रायबरेली अमेठी से जाकर चुनाव लड़ रही है, राहुल गांधी को हरा रही है। तो ये सब सुविधा के अनुसार व्याख्या होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, कुलदीप बिश्नोई तो यहाँ रहते ही नहीं। और जो नए विधायक चुने हैं वो मेरी जानकारी है वो अमेरिका के किसी विश्वविद्यालय के छात्र हैं अभी भी। अब वो पढ़ेंगे या यहाँ रहेंगे ये भी देखने वाली बात है। और एक हमारी मेंटेलिटी ये हो गई कि हम ये तय कर लेते हैं कि ये आदमी जीतने की संभावना 90% है, दूसरे वाले की 70% है, बाकी अगर जो नीचे रह जाएंगे उनकी हम करना नहीं करते। विनिंग का जो फार्मूला है कि ये आदमी जीत रहा है तो वो उसमें चाहे वो स्थानीय हो या बाहर का, उससे कैंडिडेट मायने नहीं रखता। मतलब कैंडिडेट अच्छा है बुरा कोई मायने नहीं, ना कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। पूरा जातीय जो समीकरण बिठाने होते हैं, और आदमपुर में भी बैठे बिश्नोई और गैर बिश्नोई का या जाट या नॉन जाट का चुनाव हुआ। अब जयप्रकाश पे हमला हुआ। जयप्रकाश की रिएक्शन ये है कि एक जाति विशेष के लोगों ने एक जाति विशेष पर हमला कर दिया, हमला किया। और वो भी उस आदमी पर हमला हो रहा है जो खुद हमले करने के लिए जाना जाता है। और ये पत्रकारिता की बड़ी संवैधानिक भाषा है कि एक समुदाय ने दूसरे समुदाय पर, सबको पता है समुदाय कौन है। लेकिन कल से ही जयप्रकाश जी ने, चूंकि अगला चुनाव उन्होंने घोषित कर दिया मैं लड़ूंगा, तो वो जो अभी छुपी छुपी बातें थी उसको बिल्कुल खुला कर दिया कि एक जाति विशेष के लोगों ने दूसरी जाति विशेष पर हमला किया। मतलब 2 साल तक ये इसी पॉइंट पे खड़ा रहेगा। हाँ, अब बिल्कुल ध्रुवीकरण जो शुरू हुआ था वो चौथे गियर में आके अपना काम करेगा। और अब उसमें लोग तय करें। और तरह के भी ध्रुवीकरण होंगे जो सूक्ष्म तरीके से चलते हैं, दूसरी जातियों को करते हैं। जयप्रकाश जी ने बार बार, जहाँ वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लेते हैं, जो समर्थन मिला उसको, उदय भान जी का भी बात जिक्र करते हैं बार बार। ऐसा बहुत कम होता है कि प्रदेश अध्यक्ष का भी कोई जिक्र कर ले हरियाणा में ना। हरियाणा में लीडर मैटर करता है, अध्यक्ष की कोई औकात उस तरह से होती नहीं। तो सीधा है कि एक जाति विशेष जहां वो पैदा हुए वो, प्लस एक दलित वोट उनको अगर मिल जाए तो कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। तो इसीलिए तो ये पूरा चुनाव कांग्रेस ने इसी एंगल पे लड़ा। हाँ कि उन्होंने उदय भान जी को आगे किया हर चीज में, कि तो कुलदीप को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। थोड़ा कांग्रेस के अंदर क्या है, कांग्रेस को जंग लग चुका है और वो सफाई करते नहीं। तो कैसे होगी वो सफाई, कोई आइडिया है? सफाई लोग ही करते हैं इनके। तो दरअसल इतने कंफर्ट जोन में है कांग्रेस पार्टी और उसका नेतृत्व कि उनको ये लगता है कि यार इतने साल राज कर लिया, 60 साल राज कर लिया, 10 साल चीफ मिनिस्टर रह लिए, अब मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। जबकि भारतीय जनता पार्टी नई उसका सत्ता से साक्षात्कार हो रहा है, तो वो एक इलेक्शन विनिंग मशीन में कन्वर्ट हो चुकी, सारा देश मानता है। और भाजपा की और कांग्रेस की जो बुनियादी सोच में फर्क है वो आप देखिए कि भाजपा ये नहीं सोचती कि वो कैसे चुनाव जीतेगी, वो कहती कि सामने जो खड़ा है विपक्ष का वो कैसे हारेगा। ठीक बात, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अब वो कैसे हारेगा तो आप अपनी सारी ऊर्जा उसको हराने पर लगा देंगे, परिणाम क्या होगा कि आप जीत ही जाएंगे। सही बात है। कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि हम कैसे जीतेंगे। अगर इस माइंड सेट को भी बदल लें, जब आप ये सोचेंगे कि वो कैसे हारे तो आप उसके हारने के 20 उपाय सोचोगे। ये सोच का फर्क है, सोच का फर्क है। और मुझे अफसोस ये होता है कि जो 70 साल जिन लोगों ने राजनीति की है और पता नहीं चाणक्य और क्या क्या अपने आप को मानते हैं, उन्हें इतनी दहली की तमीज नहीं है, समझ नहीं है कि एक इतना बड़ा दैत्यकार इलेक्शन विनिंग मशीन खड़ी है, उसके सामने चुनाव कैसे, और उसके सामने आप चुनाव लड़ रहे हो और मिसमैनेजमेंट का शिकार है। अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार सर्वे सर्वा थे, उनके पास कोई बहाना नहीं है। बावजूद इसके वो जो अन्य घटक थे उनकी पार्टी के, उनको वो शामिल नहीं कर पाए सारे मुहिम में। तो जाहिर सी बात है कि अब चूंकि पिता पुत्र कह लो, है ना, ये बड़ा जुमला हो रहा है। बाप बेटे जोड़ी है वो। भाजपा ने इस पूरी लड़ाई को ऐसा बना दिया कि कुलदीप फैमिली वर्सेस भूपेंद्र हुड्डा फैमिली। और जितनी मेहनत हुड्डा साहब ने की है वहाँ क्षेत्र में जाके, और दीपेंद्र ने की है दिन रात,
तो उससे अब आप हारे हो तो उसका श्रेय भी आपको ही लेना पड़ेगा। हाँ, और कौन उससे लेगा? कैसे बचोगे? लेना ही पड़ेगा, तो जीत जाते तो आप स्थापित हो जाते क्योंकि कि हरियाणा के जितने उनके विरोधी धड़े हैं उनमें से तो हाँ, कोई चुनाव प्रचार में गया नहीं। अगर आप जीत जाते तो देखो कितनी बड़ी बात थी कि देश वाली बेल्ट से भी बाहर हुड्डा साहब हुड्डा का साहब जी थे, प्रभाव है। रोहतक तक पटाखे बजने थे हाँ, जी। इवन 52,000 वोट मिले, इसको भी कह दिया कि प्रभाव है। प्रभाव है। प्रभाव तो है कुछ हद तक, है ना। ये अब वोट जैसे तो हुड्डा साहब के नाम पे ही मिले हैं, ये तो सच है। ये होता है जब भजन लाल गैर जाट नेतृत्व के लेके चले थे कि गैर जाटों के वो नेता है, तो उस प्रक्रिया में वो करनाल भी आए, उस प्रक्रिया में वो फरीदाबाद भी गए, वो रोहतक नहीं आए ना। वो भिवानी भी नहीं गए, खतरा था ना। खतरा तो था। बिल्कुल एक कंफर्ट जोन में जाना होता है जब आप ये घोषित कर रहे हैं। अब हुड्डा साहब की मजबूरी है, उन्हें आदमपुर में नेतृत्व करना था चुनाव का। लेकिन इस जीत से ये तो तय हो गया कि हम जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं वो रोहतक आ सकते हैं। मुख्यमंत्री हाँ बिल्कुल रोहतक आना चाहिए, अच्छा है। 10 साल चीफ मिनिस्टर रह चुके होंगे तो बहुत बड़ा विकास उन्होंने, असाधारण विकास प्रदेश में कराया जिस तरह की छवि है, और समान विकास हुआ तो हम कह सकते हैं कि 90 के 90 क्षेत्रों में विकास ने जो है बिल्कुल बाढ़ आ गई है उसकी। तो इतना मकबूल लीडर हो और ईमानदार पारदर्शी प्रशासन उसने दिया हो तो उसको तो कहीं से भी लड़ लेना चाहिए रोहतक के। मैं तो कहता हूँ ये किलोई से लड़े तो ज्यादा बेहतर है ना, क्योंकि उनका अपना, उनके तो सारे गढ़ हैं। आपकी बात तो आएंगे नहीं, वो बहुत समझदार हैं, वो दिखते हैं बाहर से कि बहुत सीधे सरल आदमी है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये घोषित कहा उन्होंने झारखंड की चुनावी सभा में कि लव और जो जंग होती है उसमें सब कुछ जायज है, लेकिन इसमें मैं एक चीज और जोड़ रहा हूँ, इलेक्शन। हाँ, कि इसमें साम दाम दंड भेद जो किया जाए करो, सब कुछ करो। तो इस सोच के साथ, इस नीति को, इस सिद्धांत वाक्य को मन में रख के और सत्ता में रहते हुए, अरे के जो आपकी जो मशीन आपने जो कन्वर्ट की है वो, और अभी चूंकि कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ी ज्यादा नाराजगी नहीं होती, नई नई पार्टी है, तो उस पूरी ताकत के साथ आप जब लगते हैं किसी को हराने में तो हार जाते हैं। लेकिन बड़ौदा में ये प्रयोग विफल हुआ, बहुत जगह। हालांकि सरकार की सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा जी, ना इलाहाबाद से पड़ा, ना कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक जो परंपरागत तरीके से भारत की राजनीति चली आ रही है ना, हमारा समाज तो बदल रहा है, सोशल इंजीनियरिंग पॉलिटिक्स में हो रही है, लेकिन चुनाव लड़ने के तौर तरीके नहीं बदल रहे। भाजपा ने थोड़ा सा इनोवेशन किया है चुनाव लड़ने में, तो उनके विरोधी उनको छू नहीं पा रहे। अच्छा सर, एक बात से तो आप मेरे एग्री होगी कि मनोहर लाल जी इस मामले में सबसे सफलतम मुख्यमंत्री तो कहे जाएंगे। हरियाणा में 3 लाल हुए हैं, चोई देवीलाल के वंशज आज उनके नारे लगा रहे हैं, मनोहर लाल जी के, चोई भजन लाल के वंशज भी लगा रहे हैं, और देर सवेरे इस बात की उम्मीद है कि चोई बंसीलाल के वंशज भी जो उनकी राजनीति है वो भी नारे लगाने उनकी। तो इस लिहाज से तो जो 3 लाल परिवार हैं उनको अपने अंदर समाहित करके मनोहर लाल जी ने सबसे आगे तो कर लिया है 3 लालों में। हाँ, ये तो उनकी कलाकारी है, यह कह दो समय का तगाजा था, ये सारी चीजें होनी थी। अगर कांग्रेस अपने इन लाल परिवारों को एडजस्ट करती रहती, अंदर उनकी इच्छाओं की पूर्ति करती रहती, तो ये वहाँ कहीं नहीं जाने थे। ये कोई नरेंद्र मोदी की नीतियों से, भाजपा के दर्शन से प्रभावित होकर वहाँ थोड़ी जा रहे हैं, इनके अपने अपने कारण है। कांग्रेस इनको एक तरीके से लात मार रही है, तो कहाँ जाए बेचारे, इसलिए मजबूरी में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा। तो इसमें मनोहर लाल जी से ज़्यादा मैं श्रेय समय को देता हूँ कि वो सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मनोहर लाल जी ने एक बढ़िया बात ये कर दी है कि जो 3 लालों के जो परिवार थे, जो वंशवाद की राजनीति को एक कलंक के रूप में देखा जाता था, हरियाणा खासतौर से होता था। हरियाणा तो बहुत माइलस्टोन खड़े किए। अब मेरी सलाह ये है मुख्यमंत्री जी को, अगर कोई कभी सुने कि अब आपने औरों के बच्चे सेट शुरू कर दिए करने, किसी का मतलब पोते तक भी, तीसरी पीढ़ी को भी आप सेट कर रहे हो, चौथी तक भी कर रखी, अब अपने वालों को भी कर लो। रामविलास जी का बेटा, अब उनको मार्गदर्शक मंडल में जाने की उम्र हो चुकी है, उसके बेटे को टिकट दो। ओम प्रकाश धनखड़ अपने बेटे को तैयार कर रहे हैं, उनके बेटे को दो। हमारे रोहतक के मनीष ग्रोवर जी अपने बेटे के लिए प्रयासरत हैं, आ गया वो फील्ड में, तो उसको टिकट दो। तो आप उनके जो भाजपा के भाई भतीजे हैं, नहीं तो फिर उनको बड़ा कष्ट होगा, ये तो समस्या खड़ी हो जाएगी। जिन लोगों ने पार्टी को सींचा है, जो सबसे पुराने पिलर हैं, कि आप जो अपने विरोधियों को ला रहे हो उनको तो आप दुलार रहे हो, प्यार दे रहे हो,
और अपने जो है उनमें तो ये भावना इस तरह की पैदा हो जाएगी। तो मेरी सलाह उनको ये है कि जो, और इसको कोई अन्यथा ना लें, वो ऐसा नहीं है कि वो ऐसा करेंगे तो उन पर कोई बहुत बड़े आरोप लग जाएंगे, ये तो कॉमन चीज़ें हैं। तो वो अपने जो पुराने नेता हैं उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेजने के बजाय उनके पुत्रों को, उनकी पुत्रियों को, रिश्तेदारों को सबको टिकट एडजस्ट करें। देखो सर, हरियाणा में है क्या, राव इंद्रजीत अपनी बेटी को एडजस्ट करना चाह रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे को एडजस्ट करना चाह रहे हैं, कुलदीप ने अपने बेटे को एडजस्ट करने की कोशिश की है, देवीलाल जी का परिवार एडजस्ट कर रहा है, किरण चौधरी श्रुति चौधरी को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, कैप्टन अजय यादव ने अपने बेटे को, हरियाणा में है क्या, बाप बेटे की तो सरकार है। हाँ बिल्कुल, 1/23 सीटें तो आरक्षित हैं। हाँ मतलब 30 सीटें तो आप ऐसी मान के चलो ना जो नेता पुत्रों की हैं। बिल्कुल है। तो उन 30 सीटों पे तो आम आदमी सपना ही ना देखे। आम आदमी का तो अब जेपी लगा लो, जेपी बेचारा आदमपुर में लड़ क्यों रहा था, क्योंकि क्लैच से अपने बेटे को टिकट आम आदमी सपना नहीं देख सकता, आम आदमी पार्टी सपना नहीं देख सकती, हालत तो ये होगी यहाँ तो। अब 1 से 1.5 करोड़ रुपए उन लोगों के चुनाव में खर्च हुए हैं जिनके 3-4 हजार वोट आए हैं, बताइए। हाँ तो ये तो जिन लोगों ने 52,000 वोट लिए हैं या जो लोग विनिंग कैंडिडेट है उनके कितना पैसा खर्च हुआ होगा, आप सोच के देखिए। और यहाँ धर्मेंद्र जी एक और बड़ी रुचिकर बात है कि हरियाणा की जो पॉलिटिकल फैमिलीज है ना, ये सब मिलजुल के चुनाव लड़ती हैं। अच्छा जी। इनके व्यापारिक प्रतिष्ठान जुड़े हैं, बिजनेस इंटरेस्ट जुड़े हैं। आप ये मत मानना कि ए बी को गाली दे रहा है तो उसका कोई शत्रु है ना, वो शाम को कहते हैं वो गाली ज्यादा तो नहीं होगी थी। अच्छा। और बी वाला कहता है दे ले यार, तेरी मर्जी की बात है। उनके बिजनेस इंटरेस्ट सेम है, यहाँ व्यापारों में साझेदारी है और विदेशों तक में है। अच्छा। आप ये देखो कि पूरा एक डाटा दो, एक जो सरकारी आंकड़ा इलेक्शन कमीशन में इनकी प्रॉपर्टीज का है, सबका है। जैसे 2009 में लास्ट चुनाव लड़ा था ओम प्रकाश जी ने, 6 करोड़ की संपत्ति दिखाई, भजन लाल जी ने भी इतनी दिखाई 6 करोड़ की। आज देवीलाल परिवार की मैं एक टोटल कर रहा था, करीब 350 करोड़ है घोषित संपत्ति हो चुकी है। 8-9 लोग जो उनके परिवार के चुनाव लड़ते रहे, और करीब 300 के करोड़ के आसपास हमारे भजन लाल जी के परिवार की है। ऐसे हुड्डा जी के परिवार की, और बंसी लाल जी के परिवार की भी बहुत बड़ी है, वो भी 3 फिगर्स में आती है, करीब 190 करोड़ के आसपास पहुंच रही है। हुड्डा साहब 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे, इनकी थोड़ी कम है, मुझे 60 करोड़ के आसपास है दोनों की, घोषित कम हो गई। तो अब इनकी 3 अंकों में आए, अगली बार आ जाएगी। ये हरियाणा की जनता को प्रयास करना चाहिए इस तरीके से। ठीक है ना। तो इन चीजों पे हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि आप राजा महाराजा हो गए हैं, सामंत हो गए हैं, प्रोफेशनल पॉलिटिशियन इन परिवारों से जो निकलते हैं, उसको बच्चा देखता है कि मेरा बाप कैसे बिहेव कर रहा है एज ए चीफ मिनिस्टर। वो 10 साल की उम्र में सीख जाता है कि मैं 80 साल के आदमी को कैसे जलील करना है, कैसे बदतमीजी करनी है। और 20 साल की ट्रेनिंग के बाद जब वो आता है मैदान में, आप देखिए हरियाणा के लोग खुश होते हैं, इसके तो डीएनए में राजनीति है, डीएनए में है ना। क्योंकि मेरे दादा को इसके दादा गाली देते थे, मेरे बाप को इसका बाप देता था, ये मेरे को देगा। तो डीएनए में चीजें हैं। बड़ा दुख होता है धर्मेंद्र जी, हरियाणा की जो 21वीं सदी में दूसरी दहाई में हरियाणा जैसे प्रगतिशील और विकसित प्रांत में इतनी घटिया राजनीति को हम शय दे रहे हैं। इसके लिए केवल हरियाणा की जनता जिम्मेवार है। इन मदारियों ने तो कर दिया अपना जादू, तुम क्यों आ रहे हो गिरफ्त में, तुम तो सोच लो। नहीं, ये इसका दूसरा पहलू ये भी तो है सर कि हरियाणा की जो वोटर्स हैं उनके डीएनए में भी इन नेताओं की गुलामी शामिल हो चुकी है। बिल्कुल है। और इसका एक ट्रेंड है यहाँ कि हमें ये लग गया है कि हम थोड़े से भी संपन्न आदमी, हमें ये लगता है कि अगर हमने राजनीति करनी है तो हमें ये काम करना है, गणेश परिक्रमा करनी है, अगर हमें नौकरी चाहिए, अगर हमें ट्रांसफर चाहिए, अगर हमें सत्ता से मिलने वाले लाभ चाहिए, टेंडर चाहिए, ठेके चाहिए, तो हमें ये करना पड़ेगा। इन पॉलिटिकल पार्टीज के तो 10-20% जो पॉपुलेशन, वो तो सुबह से शाम तक इसी काम में लगे रहते हैं, वो लोग माहौल बनाते हैं। अच्छा, उनमें से कुछ लोग सफल भी हो जाते हैं, एक आधा इक्का दुक्का से। हाँ, मतलब ये छोटे मोटे काम तो करा लेते हैं। देखिए, अभी मैं एक सज्जन के विषय में पढ़ रहा था, मैंने देखा कि वो आदमी घिरा पड़ा है केंद्र सरकार की सुरक्षा से और उसकी। तो मैं चूंकि 40-42 साल हो गए, मैं देख रहा हूँ, मैंने उस आदमी को कभी देखा नहीं था। मैंने ये कौन है, तो मैंने उसकी थोड़ी कुंडली तलाश की, पता चला जी वो सज्जन पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन अमित शाह से बड़े अच्छे रिलेशन। अच्छा जी। स्मृति ईरानी से बहुत अच्छे संबंध हैं,
और जब उनका बेटा अभी विदेश पढ़ने गया तो प्रधानमंत्री मोदी से आशीर्वाद लेके गया, उन्हें ट्विटर पे उन्होंने ये साझा किया, है ना। और फिर थोड़ा और खंगाला तो पता चला कि वो अजय सिंह चौटाला के बहुत ही राइट हैंड रहे हैं। हालांकि बेटे ने, दिग्विजय चौटाला ने कहा कि वो बहरूपिया, हमारा ऐसे लोगों से कोई संबंध नहीं है, राइट हैंड लेफ्ट लेकिन हो गया ना। तभी चाचा जी ने, अभय सिंह चौटाला ने कहा कि मैंने इस परिवार को पहले ही आगाह किया था कि आदमी आपको धोखा देगा। तो एक शराब के ठेके पे काम करने वाला कारिंदा इन्होंने हजारों करोड़ का आदमी बना दिया। आप देखें ना, गंभीरता से देखो, आप हो क्या रहा है ये। यानी एक सपना दे रहे हो आप एक नौजवान को कि वो जीरो से शून्य से शिखर पे पहुंच सकता है इस चारणगिरी से। और पत्रकार उनको बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति मानते हैं, वो उनके आगे 20 आईडी रख रखी हैं, बात कर रहे हैं। उसी बंदे का जब मैंने कहीं सोशल वो देखा, बोला पहली बार देखे हैं सोशल मीडिया पर, दूरी बना कर रखते हैं मीडिया से। अरे लानत है, मतलब आप सोच क्या रहे हो अपने क्षणिक फायदे के लिए। और नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, ट्रांसफर होंगे कि नहीं होंगे, वो छोड़ो, लेकिन आप प्रदेश का, समाज का, देश का कितना नुकसान कर रहे हो। क्या मिलेगा, नौकरी है कहाँ, डीसी रेट पे मिलेंगी। पहले आप 40,000 50,000 की सरकारी पक्की नौकरी के लिए चमचागिरी कर रहे थे, आज आपको ये हालत करती है, आपको 10-12,000 की जो ठेके पे मिली है नौकरी, जिसकी कोई वो नहीं है गारंटी, आप उस पर करेंगे। अगला पड़ाव जो है वो दिहाड़ी मजदूरी का है। सर अब तो नारे लगाने वाले भी मजदूरी भी मिल जाते हैं। हाँ, अब बिल्कुल। हरियाणा में कई लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है, एक टैब बांट दिया। हाँ, बिल्कुल। 10-10 हजार रुपए के महीने की। हाँ, वो सारा दिन नारे लगाने का ही काम करते हैं। तो मेरे कहने का आशय है कि अगर कुछ लोग सुन रहे हो, इनको बुरी भी लग रही होगी जो इस धारा में शामिल होंगे। हम तो रोहतगी थे सर, कहीं गए नहीं, आप और मैं तो यही बातें कर रहे थे। हम तो कहीं हमें कोई बुलाता भी नहीं और हम जा भी नहीं सकते। तो वो माताएं, बहनें, मातृशक्ति नेताओं की, और वो जो पिता तुल्य हैं बुजुर्ग, है ना, नौजवान साथी हैं, भाई सोच लो कुछ, कब तक करोगे हैं? एक पीढ़ी अपनी तबाह हो जाएगी तो दूसरी संभल जाएगी। तो आदमपुर के बहाने हम बहुत सारी बातें देख सकते हैं इसमें। और कुलदीप जी बता रहे थे कि इतना काबिल लड़का है, इतना हाईली एजुकेटेड है कि भारत में शायद ही कोई ऐसा विधायक होगा। अब इन परिवारों में नया ट्रेंड चला है, हर एक परिवार का बच्चा विदेश पढ़ के आ रहा है। हमारे यहाँ स्कूल नहीं है जी। आम आदमी जो इनके नारे लगाता है उसका बच्चे के लिए तो स्कूल नहीं है। आप देखिए कि जिस परिवार को हम कहते थे कि शिक्षा में उनका कोई बहुत लंबा चौड़ा दखल नहीं है, चौधरी देवीलाल जी के परिवार का, तो उनकी जो चौथी पीढ़ी है दुष्यंत वो विदेश में पढ़े। आप एक चीज देखिए सर, ये चाहे ईमानदार नेता हो चाहे बेईमान नेता हो, चौधरी देवीलाल जी 60 के दशक तक 500 रुपए पैसे मांग लेते थे कि यार तेल डलवाना गाड़ी में। चौधरी बंसीलाल घोर गरीबी में पैदा हुए, कुछ नहीं था उनके, रेतीले टिब्बों में पैदा हुए। चौधरी भजनलाल तो बेचारे थे ही धरती के आदमी, उनके पास तो कुछ था ही नहीं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के अगर पिताजी की बात करें तो उनके पास भी कोई बड़ी धन संपदा नहीं थी। आज ये सबके सब करोड़पति हैं जी। आज इनके पास बेशुमार दौलत है, हर शहर में इनके मकान खड़े हैं, हर शहर में इनके प्रतिष्ठान खड़े हैं। तो ये काहे के ईमानदार नेता हैं जी, कहाँ से? अभी देखिए ना, इनको ये पता है कि राजनीति का जो धंधा, इसीलिए तो विदेश में पढ़ के बेटा MBA करके टॉप इंस्टीट्यूट से वो राजनीति में आ रहा है। वो कहता है कि मैं तो जनता की सेवा किए बिना रह ही नहीं सकता, मेरे तो जीवन का मतलब परम आनंद और लक्ष्य ही है कि मैं अपने लोगों की सेवा करूं। विदेशों में पढ़ के आ रहे हैं और सेवा यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप जिस फील्ड में हो वहां इक्का दुक्का कोई सुंदर पिचई होता है जो 2-2.5 हजार 5,000 करोड़ साल के कमा लेता है। लेकिन इस धंधे में जब आप आओगे तो यहाँ तो बहुत सहज भाव है। जब शराब के एक ठेके पे काम करने वाला कारिंदा एक नेताजी के बकौल हजारों करोड़ का आदमी हो गया, तो वो जो MS करके आ रहा है विदेश से या MBA करके आ रहा है नेताजी का बेटा, वो कितना होगा? तो ये जो धन का आकर्षण है, पैसे की बात कर रहे हैं आप, महरौली में फार्म हाउसेज, दिल्ली के पॉश इलाकों में रजौकरी में फार्म हाउसेज, और 10-10 एकड़ के गोल्फ लिंक में कोठियां, एक दिल्ली में 8-8 10-10 कोठियां, और प्रदेश की विभिन्न राजधानियों में,
और जिस तरह के आप उनके घरों में चले जाइए तो क्या ग्वालियर के महाराजा भी शर्मिंदा हो जाएंगे। इतनी प्रॉपर्टी में हो रही है बढ़ोतरी कि ये सब लोग अरबपति हैं और ये दौलत लगातार बढ़ रही है, दौलत को बढ़ा रही है और आगे जो तीसरी चौथी पीढ़ियां आ रही हैं वो इसको बिल्कुल आसमान पर ले जाएंगी। और जनता तो है ही आओ मालिक, वो तो है ही आओ मालिक बेटे। अब इनकी भाषा देगी हमारे राज में, हमारे राज में, दूसरा आएगा बोला हमारे राज में। भाई तुम्हारे राज से क्या मतलब है यार। तो बहुत ही हालात चिंताजनक है। अच्छा सर, लास्ट एक मैं आपका पूछना चाहूँगा कि जैसा खट्टर साहब कह रहे हैं कि तीसरी बार हम सरकार बना जा रहे हैं, हुड्डा साहब इस हार को भूल भाल जाएंगे, थोड़े दिन बाद वो फिर एक्टिव होने वाले हैं, क्योंकि उनका भी ये लास्ट ही चुनाव है एक तरीके से आप समझो, क्योंकि अगर दीपेंद्र को इसमें सेट नहीं कर पाए 24 में तो फिर तो राम भरोसे कहानी है। तो क्या मतलब हरियाणा के वर्तमान जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसको देखते हुए आपको 24 में क्या संभावनाएं नजर आती हैं? देखिए 24 में जो बिल्कुल बुनियादी राजनीतिक बात करूं मैं तो बिल्कुल मामला साफ है, लगभग वो आदमपुर ना होता तब भी है कि वो इलेक्शन बीजेपी और कांग्रेस के बीच का इलेक्शन है। मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी को तो खारिज कर चुके हैं। छोटी छोटी पॉकेट्स हैं किसी नेता के, किसी एक दो क्षेत्र में प्रभावी, कोई तीन में अलग बात छोड़ दिए, लेकिन मुख्यतः कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला है। और बिल्कुल कांग्रेस भी चूंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में आज की डेट में, तो कांग्रेस की बजाय अगर आप हुड्डा और भाजपा के बीच का मुकाबला मान ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर 2 साल में कांग्रेस कोई बहुत डायनेमिक चेंज नहीं करती या ये सब लोग एक पार्टी की तरह बिहेव ना करने लगे तो तब तक इसी में है। और उन हालात में भारतीय जनता पार्टी की भरपूर कोशिश ये है कि उसकी जो नॉन जाट की राजनीति है वो लगातार मजबूत होती चली जाए, और उसमें जाने अनजाने जो उनके विपक्ष में खड़े हैं हुड्डा साहब वो भी मजबूत करेंगे अपनी वाली, इधर इनकी मजबूत होगी, लेकिन इनके 30% की मजबूती है, वहाँ 70% का खुला हुआ है, संभावनाएं हैं। तो ध्रुवीकरण और जातीय जहर की जो राजनीति अभी आप देखेंगे 2 साल, मुझे तो इसकी ज़्यादा चिंता है, और बढ़ेगी और बड़े सूक्ष्म तरीके से छोटे लेवल पे बढ़ेगी। और रही बात मनोहर जी की तीसरी बार सरकार बनाने की, तो बना लें, तीसरी बार बना लें, चौथी बार बना लें, लेकिन एक बार अपने गिरेबान में झांक लें कि इन दो बार जो बनाई है उसमें उन्होंने क्या हासिल किया है। जिस विकास की वो बात करते हैं हमें तो दिखता नहीं कहीं कहाँ क्या विकास है। पहले कम से कम एक एरिया विशेष में होता था तो दिखता तो था, ये तो आपने सबकी यूनिफॉर्म एक सी कर दी तो पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। अच्छी नीयत सही है, और अगर सबका विकास एक साथ हुआ तो फिर आदमपुर में कुलदीप क्यों रो रहा था अभी तक। गठबंधन की राजनीति की अपनी मजबूरियां हैं, आपको भी पता, क्योंकि वो फिर पे करना पड़ता है उसको। हाँ वो तो है, लेकिन ये तो इनका तो, और ये तो फेमस है सर हरियाणा में, तो मतलब ये इनका तो नहीं, भाजपा की राजनीति बिल्कुल साफ हो, जो और दलों से लोगों को लाती ना उनको थोड़ा सा मजा दिला के उसके बाद बर्बाद कर देती, वो कहीं के नहीं रहते। अच्छा, हाँ बिल्कुल। अब उसमें साल लग जाए, 4 साल लग जाए, या अगले चुनाव में इनका बर्बाद होना तय है जो भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। इतिहास देख लीजिए आप, जो रहा है सबका विनाश हुआ। भारतीय जनता पार्टी की बहुत क्रूर और निर्मम निष्ठुर किस्म की पार्टी है। तो फिर 50 साल कैसे राज करेंगे? ये कह रहे हैं 50 साल हम सेवा करें। अब कहे जाओ चाहे 500 साल को, कौन सा पता रही है। अब कांग्रेस ने भी तो किया है, 70 साल उन्होंने राज किया, तो बीच बीच में कभी कभी चेंजेस आते रहते हैं, आते थे, तो ऐसे ही चलता रहेगा सारा का सारा। तो दोस्तों ये थी डॉक्टर सतीश त्यागी जी के दिवाली के बाद जो बचे हुए बम पटाखे हैं उनकी धमक थी ये। और त्यागी जी का मुझ पर बड़ा स्नेह है दोस्तों, ये मुझसे खुल के अपनी बातें रख देते हैं मेरे सामने। और आपको अगर हरियाणा की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगली जब मुलाकात होगी तो मैं आपके सवालों के जवाब इनसे लूंगा। आपको जो भी राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल हो आप मुझे कमेंट करें। अगली मीटिंग में आप सभी के सवालों के जवाब लेने के लिए त्यागी जी के पास फिर आएंगे। चाय का वक्त हो गया त्यागी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चाय बनाता हूँ आपके लिए। नमस्कार।